कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉस्टिंग में आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। आईसीआई ने अपने मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर दोनों इशू कर दिए। मैं जानता हूं कि थोड़ा हम 10-5 दिन डिले कर रहे हैं, बट हम ये सभी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर की भी और रिवीजन टेस्ट पेपर की। हम इसको रिकॉर्ड करके लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप सब वहाँ देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, वो क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। फिलहाल हम रिवीजन टेस्ट पेपर जो सीए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीआई ने इशू किया है मई 2023 के लिए सीए इंटर के लिए, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है वो मटेरियल के चैप्टर से दिया गया है और आपके सामने है। मटेरियल चैप्टर से दिया गया है और इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। एक रिलायबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो स्टार्टअप करती है अपना और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एग्रोटेक प्रोडक्ट को और परचेज करती है 190 पर, ये इनका परचेज प्राइस है। हैंडलिंग कॉस्ट इतनी है, ये दोनों आपकी ओ दी हुई है। और इसके अलावा इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम कैरिंग कॉस्ट को कहते हैं। ये 3 रुपीज़ kg पर मंथ है। इसके अलावा 20 रुपीज़ और है हमारी अलग से कॉस्ट, ये पर एनम है। 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 20, टोटल कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी आपकी पर किलोग्राम 56। इसके अलावा एनुअल प्रोडक्शन है आपका 1,50,000 यूनिट। 3 यूनिट बनाते हैं आप 1 किलोग्राम से, तो आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल होगी वो होगी 1,50,000 यूनिट डिवाइड बाई 3 यूनिट, 50,000 किलोग्राम। यानी कि आप 50,000 किलोग्राम से 1.5 लाख यूनिट बना सकते। तो 1 किलो से 3 यूनिट तो 50,000 किलो से 1.5 लाख यूनिट। 360 डेज एज्यूम करने, ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू निकालने के लिए अंडर रूट में लिख देना 2 1,50,000, ओ की जगह इन दोनों को प्लस कर देना, ये आएगा 2240 और डिवाइड बाई आएगा 56, आंसर आपका आ जाएगा। ये कह रहा है हाउ फ्रिक्वेंटली द कंपनी शुड द ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट, कुछ भी नहीं करना है। 360 को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, जो भी आपका ए है 50,000 उसको ईओक्यू से डिवाइड कर देना। ए को डिवाइड करना ईओक्यू से, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, और 360 को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना तो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स आ जाएगा, जिसको आप कहते हैं हाउ फ्रीक्वेंटली द ऑर्डर शुड बी प्लेस। उसके बाद कहता है अगर कंपनी प्रपोज करती है टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब कंपनी कहती है कि हम जो ईओक्यू आ रहा है वो नहीं खरीदेंगे। कोई मुझे स्टूडेंट बताए ईओक्यू कितना आ रहा है, वो नहीं खरीदेंगे, रेदर हम क्वार्टरली बेसिस पर ऑर्डर देंगे, मतलब 50,000 की क्वांटिटी हम एक बार में खरीदेंगे 12,500 किलोग्राम, क्योंकि एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। तो पूरे साल में अगर आपको 50,000 की क्वांटिटी खरीदनी है तो 4 बार में 50,000 खरीदना है, तो एक बार में 12,500 किलोग्राम। मगर इसके लिए आप नेगोशिएट करेंगे कि आपको क्या मिल जाए, डिस्काउंट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करना, एक स्टेटमेंट बनाना। ये मैं आपको थर्ड पार्ट के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट में तो बेटा ईओक्यू निकालना, सेकंड में टाइम गैप निकालना बिटवीन टू ऑर्डर्स, जैसे मैंने अभी बताया। थर्ड में पहले आप स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, जिसमें आप टोटल कॉस्ट कंप्यूट करना ईओक्यू के लेवल पर भी। कोई स्टूडेंट मुझे बताए ईओक्यू कितना है, 3433, कितना पॉइंट नहीं है, 3433 kg आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और ऑर्डर साइज है 12,500 किलोग्राम। आप कुछ मत करिए, नंबर 1 आप इस पे टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालिए। इस क्वेश्चन के आंसर में आप परचेज कॉस्ट मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट पता नहीं है, निकालना है। और जब तक डिस्काउंट पता ना हो तो उसको आप अपने आंसर का पार्ट मत बनाइए, क्योंकि वो कॉस्ट यहाँ पर भी उतनी रहेगी और यहाँ पर भी उतनी रहेगी, उससे आपकी कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
इसका मतलब है वो कॉस्ट आपके लिए इररेलेवेंट है। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लीजिएगा, जितनी भी आएगी आप निकाल लेंगे। कैरिंग कॉस्ट के लिए 1/2 इंटू में EOQ इंटू में C, 1/2 इंटू में 12,500 इंटू में C, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू में O, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू में O, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इनका टोटल कर देना, आप देखना ये कॉस्ट थोड़ी कम आएगी और ये कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसका जो डिफरेंस होगा वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल देना। एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने के लिए इस कॉस्ट में से ये कॉस्ट माइनस कर देना। एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने के बाद आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, क्या आप कितने डिस्काउंट की डिमांड करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है आप चाहेंगे कि अगर सप्लायर उतना पैसा आपका छोड़ दे टोटल परचेज वैल्यू में से, तो आपने कोई EOQ से शादी थोड़ी कर ली है, आपके लिए फिर EOQ क्या हो जाएगा, नया ऑर्डर साइज। भाई आप 12,500 किलोग्राम क्यों नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि वहां पर आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी। अगर उतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आए उसे टोटल परचेज वैल्यू से डिवाइड करके आप अपना डिस्काउंट निकाल लेना। बाकी सॉल्यूशन के लिए आप ICI का मॉड्यूल देख लेना, सॉरी ICI के सॉल्यूशन में देख लेना इसका क्या क्या आंसर। इसके बाद है लेबर टर्नओवर एंड लेबर फ्लक्स रेट, ये लेबर के चैप्टर का पार्ट है। इसमें आपको निकालना है, एक तो लेबर टर्नओवर निकालना है। लेबर टर्नओवर जब निकालते हैं तो उसके कई मेथड हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ सेपरेटेड एम्प्लॉय अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन द रोल। रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एम्प्लॉय अपॉन में एवरेज नंबर दिस इज द एवरेज नंबर 10,000, यह आपका एवरेज नंबर है। आपके 160 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, 640 को आपने निकाल दिया, और 1500 एम्प्लॉय आपने रिक्रूट किए हैं, जिसमें से 400 आपने एग्जिट की वजह से रिक्रूट किए। तो ये 400 जो है आपके रिप्लेसमेंट है, और आपके सेपरेटेड एम्प्लॉय हैं 800। तो अगर आप 800 डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो ये लेबर टर्नओवर आएगा एज पर रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड। 400 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100 करेंगे तो ये लेबर टर्नओवर आएगा एज पर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। आपको एक लेबर फ्लक्स रेट भी निकालना है। फ्लक्स रेट में क्या होता है, सेपरेटेड एम्प्लॉय, रिप्लेस एम्प्लॉय प्लस न्यू रिक्रूट, तीनों को जोड़ लो और एवरेज नंबर से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर। सेपरेटेड 800 हैं, रिप्लेस 400 हैं, और न्यू रिक्रूट हैं आपके 1500 में से 400 हटा दो तो 1100 न्यू रिक्रूट हैं, यानी कि 800 प्लस 400 प्लस 1100, यानी कि टोटल जो आपने 1500 एम्प्लॉय रखे थे उसमें से 1100 एक्सपेंशन की वजह से रखे थे और 400 रिप्लेसमेंट की वजह से। डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100 कर लोगे बेटा। इसके बाद ये ओवरहेड का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। ये दोनों आपको सर्विस डिपार्टमेंट दिए हैं। जब अगर आप पहले देख रहे इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इसमें एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बतानी है, वेरियस डिपार्टमेंट में खर्चों को बांटना है, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। बच्चों ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो आप लॉजिकल बेसिस के आधार पर करते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है एक्सपेंसेस का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, जिसकी रेशो ये दी है। ये आपको सेकेंडरी मेथड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एक पार्ट में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक में सेकेंडरी। आइए प्राइमरी देखते हैं क्या करना है। जब आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करें, इनको कंसीडर मत करना, इसको लिखना, इसको लिखना, इसको लिखना, इसको लिखना। पर्टिकुलर का कॉलम बनाना, बेसिस ऑफ एलोकेशन का कॉलम बनाना, ABC के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉलम बनाना, और XY सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम बनाना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ABC का मत लिखना क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट शीट में जाता है, और ये बना रहे हैं आप ओवरहेड अपॉर्चनमेंट शीट। XY का लिख देना, X का जितना है उतना, Y का जितना है उतना। 6,40,000 जो है इसको बांटना इसकी रेशियो में बेटा, एरिया की रेशियो में। किसकी रेशियो में, एरिया की रेशियो में, सब में बांट देना। पावर को बांटना बेटा किसकी रेशियो में, पावर को बांटना आप देखिए मशीन आवर्स और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, हाँ इनकी मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें पावर को बांटना मशीन आवर्स इंटू में हॉर्स पावर। डेप्रिसिएशन को एसेट्स की वैल्यू में बांट देना सभी डिपार्टमेंट में, ABC XY में। और अदर ओवरहेड को कुछ नहीं बोला है, तो देखना क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला है कि अदर ओवरहेड को क्या करना है।
जब अदर ओवरहेड को कुछ ना बोला हो तो डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? डायरेक्ट वेजेस। तो अदर ओवरहेड को हम बांट देंगे डायरेक्ट वेजेस की रेशियो। एक बार सॉल्यूशन में भी देख लेना क्या आ रहा है, देख ले सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? थर्ड है, देखो यही है। इन्होंने मशीन आर्ट्स की रेशियो में बांटा है। तो दिया हुआ तो है नहीं कुछ भी क्वेश्चन में, देख लेते हैं फिर से। आई थिंक दिया तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ अजम्पशन है ये। कहीं दिया है क्या बेटा अदर ओवरहेड को मशीन आर में बांटना? नहीं, कहीं नहीं दिया हुआ बेटा, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा। तो जबरदस्ती वाली बात है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांटते हैं जब कुछ ना दिया हो मिसलीनियस एक्सपेंस को। डायरेक्ट वेजेस ना दियो तब नंबर ऑफ लेबर आवर्स की रेशियो में बांटते हैं। वो ना दिया हो तो फिर मर्जी है किसी में बांट ले। इन्होंने मशीन आवर्स में बांटा है, ठीक है, ठीक है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसमें एक्स वाई का ओवरहेड नील हो जाएगा और सारा ओवरहेड ए बी सी में आ जाएगा। और फिर आपको मशीन आर रेट निकालना है। कोई बात नहीं, ए बी सी के ओवरहेड को नंबर ऑफ मशीन आर से डिवाइड कर देना, हो जाएगा। ए बी सी, ए बी सी में दो तरह से शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट, एक ट्रेडिशनल मेथड से और एक मॉडर्न मेथड से। ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर ट्रेडिशनल मेथड से बनाइए, एबीसी से बनाइए मॉडर्न मेथड से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम है बेटा, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड जो दिया हुआ है आपको 40, 50, 40, और ये दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट। कह रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर रही है ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। आप बताइए, यहाँ पे नहीं बता सकते आपको डायरेक्ट लेबर आर कितने लगेंगे? 4.5 घंटे। यहाँ पे कितने घंटे? यहाँ पे कितने घंटे? 7.5 घंटे। बोलो, ठीक है। ये नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर, इनको जोड़ देना, नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर ये प्लस ये 1500 आएंगे। इनको जोड़ देना, इनको जोड़ देना, इनको जोड़ देना, और ये जो कॉस्ट है इनको डिवाइड कर देना इनसे। बेटा ये है कॉस्ट ड्राइवर आएंगे, और यहाँ कॉस्ट पर एक्टिविटी निकाल लेना। कैसे? ये जो कॉस्ट ड्राइवर आएंगे ना, जैसे गुड्स रिसीविंग का कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ डिस्पैच और ड्राइवर, और डिस्पैच ड्राइवर आ रहे हैं 1500, तो इसे 1500 से डिवाइड कर देना आप। ये कॉस्ट पर एक्टिविटी आ जाएगा, कॉस्ट पर डिस्पैच ऑर्डर आ जाएगा। डिस्पैच ऑर्डर एक एक्टिविटी है। इंस्पेक्शन में क्या ले रहा है? प्रोडक्शन रन। प्रोडक्शन रन देख लो कितने, ये आएंगे बेटा 6000, इसे 6000 से डिवाइड कर देना। डिस्पैच ऑर्डर कितने हैं जी? 1500, इसे 1500 डिवाइड कर देना, है ना 1500। नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर, डिस्पैचिंग वाले, ये क्या कर रखा है? ये 2500 है, ये पता कैसे चलेगा कौन सा डिस्पैच ऑर्डर क्या है? ये तो कंफ्यूज कर रखा है। ये भी डिस्पैच ऑर्डर लिखा है, ये भी डिस्पैच ऑर्डर लिखा है, यहाँ पे भी डिस्पैच ऑर्डर लिखा है। तो मैंने मान लिया पहला वाला पहले वाले के लिए, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए, और कोई तरीका ही नहीं। क्या कर रखा है? राइटिंग में चेंज कर रखा है। कह रहे हैं उसमें छोटा डी है, इसमें बड़ा डी है, तो चलो जी, तो फिर तो उल्टा हो जाएगा। कह रही है बच्ची हमारी एक कि जी इसमें तो छोटा डी है, ये छोटे डी से चिपका दो, और इसमें बड़ा डी है, ये कोई बात नहीं है वैसे, जबरदस्ती की बात है। मतलब यहाँ 2500 ले लो, यहाँ 1500 ले लो, मतलब क्या बात है ये बेकार की बात है। थोड़ा आईसीआई को भी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस ना बनाए। ठीक है, अब बनाया है तो ठीक है। अब हम लॉजिकल रीजनिंग का पेपर दे रहे हैं, ज्योतिषी का कोर्स कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कॉस्टिंग। नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, बैचेस ऑफ मटेरियल में तो ये ले लेना बेटा, 2400 आएगा, इसे 2400। तो मॉक टेस्ट पेपर में जो ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो है उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, कोई ऐसी खास बात इसमें नहीं है। ये एक पॉइंट था जो आपको कंफ्यूज कर सकता था।
इसके बाद कॉस्ट शीट, एक सिंपल कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं करना है, कॉस्ट को जहां जहां उनकी कैटेगरी है कि कौन प्राइम कॉस्ट में आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, वहां वहां उसको लिखते चले जाना है आपको। ठीक है, जैसे आप बताएंगे रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। अच्छा, डिफिकल्ट कैटेगरी इसमें बनाई हुई है, आइए हम देखते हैं एक बार सॉल्यूशन में। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? देखना, यहाँ तो इन्होंने डिस्पैच की एक ही जैसा लिया है इसमें, गुड रिसीविंग और डिस्पैचिंग में देखो दोनों जगह एक है। ऊपर क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, यहाँ कुछ और दिया हुआ है। तो ये जो आंसर में दिया हुआ है ठीक है बिल्कुल, इनका क्वेश्चन गलत है इनका। ठीक है, तो हमारी जो दीदी ने बताया था ना एक 1500 छोटा डी और बड़ा डी मिला दो, वो गलत है। ये पता है क्या लिया, वो जो 2500 वाला था ना, 2500 जिसका टोटल आ रहा था, वही है डिस्पैच ऑर्डर, बस खत्म बात। ठीक है, बाकी सब सही है। यहाँ आ जाइए बेटा, देखिए एक सिंपल कॉस्ट शीट बना के दी गई है। मटेरियल परचेज, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया मटेरियल कंजम्पशन। वेजेस पेड क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, आप सब जो जानते हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, और हम इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ते चले जाते हैं। एक्चुअली में फैक्ट्री ओवरहेड कोई अलग से नहीं दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलेटेड क्या है बेटा विद फैक्ट्री, अगर ये रिलेटेड विद फैक्ट्री ना होता तो सेलिंग में जाता है। ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट किया है, और अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को जोड़कर कॉस्ट ऑफ क्या निकाल दिया, प्रोडक्शन। इसके लिए बेटा आपको सिंपली मैं बताऊं, कॉस्ट शीट का एकदम डिट्टो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये चीज यहाँ आएगी, इसमें आपको हिलाना नहीं है, फॉर्मेट एकदम पक्का होना चाहिए, और इस क्वेश्चन को हाथ से करके देखना है। सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कभी भी। ठीक है, आ जाइए वापस। तो मैं एमटीपी में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा आरटीपी को मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एमटीपी में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कॉस्ट शीट का है, क्वेश्चन नंबर 5 कॉस्ट शीट का था, 6 नंबर रिकंसिलेशन का है। ये बेटा एक आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है बाय टेकिंग कॉस्टिंग नेट लॉस एज बेस। मतलब सर, मतलब बेटा कुछ नहीं है, इसमें दो लॉस दिए होंगे, एक फाइनेंशियल अकाउंट का और एक कॉस्ट अकाउंट का। ये जो दिया हुआ है फाइनेंशियल का दिया हुआ और ये कॉस्ट का दिया हुआ है। तो जब आपको आंसर शुरू करना है तो यहां से शुरू करना है, और लॉस है तो ब्रैकेट में लिखना है। अच्छा, जो चीज आप ऐड करते हैं ना उसे ऐड करिए, जो लेस करते हैं उसे लेस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर लॉस है तो साइन चेंज कर देते हैं, ये साइन वाइन का खेल मत रखिए। जैसे ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवरी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्टिंग में खर्चे आपने कम लिए। कॉस्टिंग में खर्चे, भाई अंडर रिकवरी का क्या मतलब है, आपने खर्चों को अपने कम दिखाया है। मतलब अगर अकाउंट्स में जितने खर्चे हैं कॉस्टिंग में उससे कम लिए, खर्चे कॉस्टिंग में कम लिए होंगे, तो बताइए कॉस्टिंग का प्रॉफिट अप हुआ होगा या डाउन हुआ होगा। अच्छा, एक ऐसे बताइए, अगर अकाउंट वालों ने, फाइनेंशियल अकाउंट वालों ने खर्चे ज्यादा लिए और हमने खर्चे कम लिए, तो किसका प्रॉफिट कम आया होगा, फाइनेंशियल अकाउंट वालों का प्रॉफिट कम आया होगा, क्योंकि उन्होंने खर्चे ज्यादा लिए, और हमारा प्रॉफिट ज्यादा आया होगा कॉस्टिंग वालों का, और कॉस्टिंग वालों को अपना प्रॉफिट मिलाना है फाइनेंशियल वालों से। तो हमें उनके जैसा प्रॉफिट बनाने के लिए बताइए इस अमाउंट को अपने प्रॉफिट में से क्या कर देना चाहिए, प्लस के माइनस, माइनस 63,750 को हमें माइनस करना है। तो मैं ये कह रहा हूं जब हम माइनस कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन चलती है कि ऑलरेडी वैल्यू माइनस की है, तो आप प्लस कर देते हैं उसको। ऊपर वैल्यू आप क्या लेके चल रहे हो, लॉस लेके चल रहे हो, प्रॉफिट लेके चल रहे हो, इग्नोर इट, इग्नोर इट। आपने इसका क्या करना है, इस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का सोचना है। अकाउंट्स में 63,750 रुपए का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ज्यादा लिया होगा, उनका प्रॉफिट कम आया होगा, हमें उनके जैसा प्रॉफिट बनाना है। तो उनके जैसा प्रॉफिट बनाने के लिए हमें अपने प्रॉफिट को क्या करना होगा, कम।
आप कहेंगे सर जी हमारा तो लॉस है, अरे होने तो निगेटिव में लिख तो दिया, खत्म हो गई बात। ये साइन आप तब चेंज करते, इसे माइनस को प्लस तब दिखाते जब ऊपर ब्रैकेट ना दिखाते आप, यानी कि आप निगेटिव प्रॉफिट दिखा रहे हो ऊपर। और ये क्या चीज है, ओवर रिकवर्ड, तो उल्टा कर दो, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज है, यानी कि कम लिया आपने कॉस्ट अकाउंट में, इसका मतलब है फाइनेंशियल वालों ने ज्यादा ली होगी, और डेप्रिसिएशन उन्होंने ज्यादा ली होगी तो उनका प्रॉफिट क्या आया होगा, कम। हमें भी उनके जैसा प्रॉफिट बनाने के लिए क्या कर देना चाहिए, इसे भी माइनस, इसे प्लस, इसे माइनस। अच्छा, डिविडेंड रिसीव हुआ, फाइनेंशियल वालों ने दिखाया होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हमने अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाया तो हम भी बढ़ा लेते हैं। अरे जो 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 जीजा जी बोलेंगे वही हम करेंगे, समझो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला साला है, फाइनेंशियल अकाउंट वाले जीजा जी हैं, आप ऐसे समझ लें, बुरा ना माने बेटा, ठीक है। मैं कॉस्टिंग वालों को ऐसे बोल रहा हूँ, बुरा ना माने, ठीक है। कभी कभी जीजा बनने में वो मजा नहीं होता जो साला बनने में होता है, ठीक है, ठीक है। आइए, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन, अरे फाइनेंशियल अकाउंट के डेबिट में लिख दिया आपने लॉस, हमने नहीं लिखा, लिख लो, माइनस करो अपने प्रॉफिट में से। इनकम टैक्स का प्रोविजन वहां बना होगा, यहाँ नहीं बना होगा, माइनस करो भाई, उन्होंने डेबिट, ये फाइनेंशियल टर्म्स है सारी। बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल अकाउंट में आया होगा, हमने नहीं लिया, ले लो। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट अकाउंट में कितनी है, 4,12,500, हमारे डेबिट में आ रहा है 4,12,500 हमारे डेबिट में, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा इससे, कम। फाइनेंशियल वालों को तो कम नहीं हुआ होगा ना, बढ़ाओ इसको। और फाइनेंशियल अकाउंट वालों ने डेबिट में कितना लिया होगा, 3,62,500, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट इस अमाउंट से कम किया, हम भी इसी से कम करेंगे। बोलो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट वालों ने अपना प्रॉफिट इतने से बढ़ाया होगा, हम इसे हटाएंगे। फाइनेंशियल वालों ने इतने से बढ़ाया होगा, हम भी बढ़ाएंगे। जो फाइनेंशियल वाला करेगा वो हम करेंगे, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट हम माइनस करेंगे। नोशनल रेंट चार्ज इन, नहीं, ये ओन प्रीमाइसिस का चार्ज किया है, हमने बिना मतलब ने अपना प्रॉफिट कम कर लिया, फाइनेंशियल वालों ने कम नहीं करा, वापस जोड़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करो, जरा झुंझुना उठा के देखो वैल्यू सही आ रही है नहीं। 63,750 बाद में माइनस वाला लिखना, -63, सुनो, माइनस लिखना 88,500, -88,500, -63,750, ये प्लस कर दो, जल्दी करो बेटा, मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। और जब आप ये प्लस माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169,500 का प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन 200 पीसेस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ। इसमें कुछ भी नहीं करना, जनवरी फरवरी कितने महीने कहाँ से शुरू कर रहे हैं देखते हैं, हाँ जनवरी से, ऐसे कॉलम बना लेना, मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी से जून तक के कॉलम बना लेना। 80 रुपीज पर पीस सेलिंग प्राइस है, कुछ और डाटा दिया हुआ है, ठीक है। मगर आप देखो, जॉब थी 200 पीस की, मगर कभी 200 से ज्यादा बने, और यहाँ पे 200 से आप कुछ भी नहीं। एज इट इज मटेरियल की कॉस्ट लिख देना, जनवरी में जनवरी की, फरवरी में फरवरी की, मार्च डायरेक्ट वेजेस एज इट इज लिख देना, दोनों मिला के हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इधर लिख देना डायरेक्ट मटेरियल सबका, ये वाला, और डायरेक्ट वेजेस लिख देना, लिख दोगे, दोनों को टोटल करके क्या आ जाएगा बेटा, पीसी प्राइम कॉस्ट। अब आपको ऐड करना है इसमें चार्जेबल एक्सपेंस, ये आपका ओवरहेड है, और ओवरहेड निकालने के लिए आपको जो डाटा चाहिए होता है वो एक पर्टिकुलर जॉब के डाटा से आप कभी भी रिकवरी रेट नहीं निकाल सकते, पूरी फैक्ट्री का डाटा चाहिए, इसको इससे डिवाइड कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना। ओवरहेड का रिकवरी रेट हम पर लेबर आवर निकालेंगे, क्योंकि लेबर आवर के अलावा हमें पूरी फैक्ट्री का कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। 6 एक्टिविटी होती है, लेबर आवर, मशीन आवर, आउटपुट, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। वेजेस कॉस्ट है मगर इस जॉब की है, मटेरियल कॉस्ट है मगर इसी जॉब की है बस, तो प्राइम कॉस्ट भी जो गिवन है वो इसी जॉब की है, मगर ये जो डाटा है ये पूरी फैक्ट्री का है। यहाँ पे रेट आ जाएगा, आपका रेट आ जाएगा, उस रेट को इन वाले आर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना फैक्ट्री ओवरहेड, बस तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट को इन नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, आ जाएगी कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है, इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बताना है आपको, हो जाएगा क्वेश्चन। आईसीआई के मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जी। आइए, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 30 लाख रुपए, ठीक है। 31 मार्च दिया हुआ है 2023। ये प्लांट सेंड टू द साइट एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट में लिख देना कॉन्ट्रैक्ट के। हाफ ऑफ प्लांट एंड इक्विप हायर ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट में, ये डेबिट में, ये क्रेडिट में, ये डेबिट में, ये डेबिट में, ये डेबिट में, ठीक है। ये डेबिट में, ये डेबिट में। अब देखो यहाँ आप हमारी वीडियो देखना मॉक टेस्ट पेपर की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है वो गलत है, और मैंने बताया वहाँ रीजन, और उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ देखो अपोर्शन वर्ड दिया हुआ है, वहाँ अपोर्शन वर्ड ही नहीं दिया हुआ और खर्चे ले रखे हैं उन्होंने। ये आएगा डेबिट में, ये आएगा डेबिट में। सर्वेयर की फीस हम मान के चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर ने दी है, कॉन्ट्रैक्टिव वाली नहीं है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। अगर ये प्रोग्रेस पेमेंट है, ये कहीं नहीं आएगा, ये कैश रिसीव को कहते हैं, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्लांट डेप्रिशिएट होगा कितने रेट से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अगर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दिखा देते हो तो प्लांट की कोई और एंट्री नहीं आएगी। अब जैसे ही बच्चे ने ये सुना डेप्रिसिएशन दिखाया 2,40,000 का 25% सीधा दिखा दिया 60,000, अब बच्चे ने क्या गुस्ताखी करी, ये भी नहीं दिखाया। बेटा ये प्लांट अलग है और ये प्लांट अलग है, इस प्लांट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं दिखानी है। अगर आप 2,40,000 डेबिट में दिखाते हो तो क्रेडिट में 1,80,000 दिखाना, ये प्लांट की WDV हो जाएगी। और डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दिखाते हो तो डेबिट क्रेडिट में 2,40 और 1,80 दिखाने की जरूरत नहीं है, मगर हायर चार्जेस ऑफ प्लांट तब भी दिखाए जाएंगे, वो दूसरे प्लांट के हायर चार्जेस, ठीक है। अनयूज मटेरियल है 50,000 का, ये क्रेडिट में दिखा देना। वेजेस ओड टू डायरेक्ट वर्कर है, ये डेबिट में दिखा देना। बजटेड प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट का 8 लाख, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये वर्क सर्टिफाइड है। सर्वेयर हैज नॉट सर्टिफाइड, ये वर्क अनसर्टिफाइड है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। You are required to prepare the account for the school contract for the 15 months और account for the school contract for the 15 months, 15 months का बनाना है। देखना जरा ये, अच्छा जनवरी से शुरू हुआ है तो जनवरी फरवरी मार्च 2022, और ठीक है हम 15 महीने का बना देंगे, 15 महीने बोल रहा है वो। वहां पे एक प्रॉफिट आ जाएगा आपका, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा 15 महीने, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, एक बजटेड प्रॉफिट कितना बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, 8 लाख, ठीक है ना। तो उससे आप नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ये खर्चे कब तक के दिए हैं बेटा, ये 31 नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना जनवरी 2022 में शुरू हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 30 जून को 2023 में। कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 18 महीने। ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है आपको 15 महीने का, हमारे दिमाग में था डाटा सिर्फ 12 महीने का है, ये डाटा 15 महीने का है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन जो लगाना ना बेटा वो 60,000 मत लगाना, ज्यादा आएगी डेप्रिसिएशन, ये 1,80 नहीं आएगा। और इसमें से दो, और स्ट्रेट लाइन मेथड पे है तो सीधा 2,40,000 पे 25% के रेट से 15 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देना। बट अगर WDV मेथड होता तो 2,40,000 पे 25% के रेट से पहले 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकालते, फिर वैल्यू बचती 1,80, फिर उस पर 3 महीने का और लगाते। अभी आप डायरेक्ट लगा दीजिए 2,40 का 25% के रेट से 15 महीने का डेप्रिसिएशन, 75,000 आएगा। सीधा डेप्रिसिएशन, इसे डेबिट क्रेडिट में ना दिखा के डेप्रिसिएशन दिखा देना 75,000, ठीक है। तो बेटा आपका प्रॉफिट आ जाएगा कुछ ना कुछ, वो 15 महीने का प्रॉफिट आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, वो होगा नोशनल प्रॉफिट। वो होगा क्या, तो नोशनल प्रॉफिट आएगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। 15 महीने का, 15 महीने का प्रॉफिट आएगा यहां से, ये आएगा सॉरी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। 15 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट हम सोच रहे हैं कितना बनेगा, उस प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट बता देना, और कितने की उम्मीद है वो प्रॉफिट भी पता चल जाएगा ना। हो जाएगा क्वेश्चन। प्रोसेस अकाउंट बनाना है जी, ये वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला होता है, ये वो दिया हुआ है। डेयरी वाला प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं ये। प्रोसेस है
फिल्ट्रेशन करते हैं एंड बॉइलिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद उसमें शुगर ऐड करते हैं, कलर ऐड करते हैं, फिर उसे ठंडा होने देते हैं, क्लीन करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं बॉटल्स को, मतलब उसके कीटाणु मार देते हैं बेटा, ठीक है। 10 लीटर ऑफ फ्लेवर मिल्क, 100 लीटर ऑफ रॉ मिल्क इज रिक्वायर्ड, मतलब कच्चा दूध 100 लीटर चाहिए, तब 10 लीटर फ्लेवर्ड मिल्क बनता है। which extract only 45 liter of standardized milk, ठीक है। प्रोसेस 1 has been obtained from the manufacturing of department of dairy वाला प्राइवेट लिमिटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है, 13,000। अच्छा एक बात बताइए, मिल्क लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, कैसा होगा, लिक्विड। और जहां पे लिक्विड होता है वहां पे हम फीफो मेथड नहीं लगाते, वेटेड एवरेज लगाते। 13,500 लीटर दिया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जिन लोगों ने प्रोसेस में वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ा है वो जानते हैं मैं फीफो या वेटेड एवरेज किसे बोल रहा हूँ। वेटेड एवरेज मेथड वहां लगता है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, जहां पर आपका प्रोडक्ट लिक्विड हो, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल्क है, लिक्विड है, ठीक है, पाउडर नहीं है, मिल्क पाउडर नहीं है, मिल्क लिक्विड है। मिल्क दिया हुआ है इतने का, लेबर दिया हुआ है इतने का, ये ओवरहेड दिया हुआ है। मिल्क इंट्रोड्यूस फॉर फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, ये नया मिल्क आया है। ये जो दी हुई है ना ये वाली कॉस्ट, ये ओपनिंग WIP की कॉस्ट दी, ये नया मिल्क आया है 3 लाख लीटर, उस 3 लाख लीटर की कॉस्ट ये है, उस पे लेबर इतने की लगेगी, ओवरहेड इतने का लगेगा, ये एबनॉर्मल लॉस है आपका। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है लॉस का, ये क्लोजिंग WIP है, ये उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। अगली प्रोसेस में 1,18,500 चले गए आप, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना होगा। जब स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना, तो उसमें सबसे पहले आप ऐसे लिखते हैं, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल का कॉलम, परसेंटेज और क्वांटिटी, लेबर, ओवरहेड का एक साथ बना लेना क्योंकि एक जैसे यूनिट्स है, परसेंटेज और यूनिट्स, इसका भी परसेंटेज यूनिट। इनपुट में सबसे पहले ओपनिंग WIP लिखना 13,500, यहां लिख देना, और नया यूनिट कितने लगाए आपने, 3 लाख लीटर, यहां 3 लाख लिख, इसे हम बोलते हैं पुट एंड प्रोसीड। और अगली प्रोसेस में कितना गया है, अलग अलग मत दिखाना, एक साथ दिखाना। और याद रखना जब वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं तो इसकी डिग्री हमेशा 100 लिखते हैं, और वैसे भी ओपनिंग WIP की डिग्री दी हुई नहीं है, वो इसीलिए नहीं दी हुई क्योंकि 100 लिखना था। नॉर्मल लॉस पता नहीं अभी, एबनॉर्मल लॉस पता है 3,000, लिख देते हैं। क्लोजिंग WIP पता है हमको, तो बाकी का जो लॉस होगा वो सारा नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। ये आएगा 3,13,500, 3,13,500, बताओगे बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,65,000 हमारा नॉर्मल लॉस, क्योंकि 100 लीटर से 10 ही लीटर बनता है ना, पकाते 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 बॉईल करते करते वेपोराइज होता रहता होगा ना। बोलो बेटा समझ में आ रही है तो बात, एक बार इसकी टेबल देख लेते हैं बेटा, ICI के मॉड्यूल, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये 9 नंबर था ना। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है बेटा, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। इसमें प्रॉफिट कितना दिखा रहे हैं, 4 लाख, ये सिंपल था, ये 4,80,000। ये नोशनल प्रॉफिट वही है जो 15 महीने का है, उसमें पता नहीं 2 बार क्वेश्चन में दे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट, तो उसमें 8 लाख टोटल प्रॉफिट था, अगर उसमें से मैं 480 हटाऊंगा तो बचे हुए टाइम में और कितना प्रॉफिट और होगा, वो सबका तो कुछ आंसर ही दिया हुआ।
पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन किसने बनाए, जिसने बनाए बेहतरीन बनाए, क्या बोल सकते हैं। देखिए ये रहा लॉस, ठीक है। फिर आप कॉस्ट पर यूनिट निकालना, फिर स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना। जब स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना तो सबसे पहले आप इतने की कॉस्ट निकालना, 1,18,000, उस पर मटेरियल कितना लगा होगा, ये वाला, लेबर ओवरहेड ये लगी होगी, और साथ में क्वेश्चन में भी कुछ कॉस्ट दी हुई थी पहले से, वो ऐड कर देना उसमें। और वो अच्छा एक और बात, मैं सॉरी, जब वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं ना तो ओपनिंग WIP में की जो वैल्यू दी होती है वो मटेरियल की मटेरियल में जोड़ देते हैं। आप देखो ना, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये यहीं जुड़ गया है, ये क्वेश्चन में गिवन थी ये वैल्यू, मटेरियल की मटेरियल में जुड़ गई, लेबर की लेबर में, ओवरहेड की ओवरहेड में। और अगर ये फीफो मेथड होता तो इसको यहाँ नहीं जोड़ते, हम यहाँ नहीं जोड़ते, एक तो यहाँ नहीं जोड़ते, और एक चीज ये जो आपने एक साथ दिखा दिया ना 13,500 को और 1,05,000 को एक साथ दिखा दिया, फिर वो अलग अलग दिखाते फीफो मेथड में। फिर ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ से काटी है वो यहाँ ना दिखाकर ये जो तीसरी स्टेटमेंट बना रहे हो आप यहाँ दिखाते। यही बेसिक डिफरेंस है फीफो में और वेटेड एवरेज में। बेटा अब ये सिखाने वाली क्लास तो है नहीं, RTP का एक तरीके से ओवरव्यू है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने किया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का है, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। इसमें 5 प्रोडक्ट हैं A से E तक, इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, और सेलिंग प्राइस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी दिया हुआ है। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेलिंग पॉइंट ये और ये फाइनल सेल्स वैल्यू है। इसमें डाइस डला हुआ है, इसका मतलब है ये फर्दर प्रोसेस नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इतना है, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है। बेटा अगर हम इनको जोड़ दें तो ये जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। आगे बोलते हैं कि हमें जो एब्जॉर्ब करना है खर्चों को वो किस पे के बेस पर करना है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी प्रॉफिट निकालने की बात वो कहे तो हमेशा NRV निकालिए। जहां पे आपसे ये पूछ लेना कि बताओ कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें और कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना करें, बेटा हमेशा NRV मेथड लगाना है। क्या लगाना है? देखिए ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के बहुत सारे तरीके, अगर इसी क्वेश्चन की बात करें हम, आप आउटपुट पे बांट सकते हैं, आप आउटपुट की इससे मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली निकाल सकते हैं, आप आउटपुट की इन वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फाइनल सेल्स वैल्यू भी ले सकते हैं। मगर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इनकम बताइए ये मानकर के किसी को फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा रहा, और ये मानकर भी करिए कि सबको जिसको फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है उसको किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन को देखें हम और ये लाइन गायब कर दें, ये वाली लाइन गायब कर दें क्वेश्चन से, ये वाली बस, तो आप जब ये वाला क्वेश्चन करें तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट निकालिए, और जब ये करें तो फाइनल सेल्स वैल्यू पे निकालिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। बट क्वेश्चन में क्योंकि ये लाइन गिवन है बेटा, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको NRV निकालना होगा। और NRV कैसे निकालेंगे? आउटपुट की फाइनल सेल्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, जिसकी फाइनल सेल्स वैल्यू है, जिसकी नहीं है, जैसे D की नहीं है तो मत करिएगा, उसकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी, उसमें से सबकी अलग अलग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करना, अगर इन सबका अलग अलग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तो वो भी माइनस करना, और NRV आ जाएगा। फिर जो ज्वाइंट कॉस्ट है हमारी टोटल, उसे NRV के बेस पर ABCDE में बांट लीजिएगा। फिर चाहे आप ये वाली स्टेटमेंट बनाएं, आप चाहे फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएं या सेकंड, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको शेयरिंग ज्वाइंट कॉस्ट दोनों जगह सेम लेनी है और दोनों जगह NRV के बेस पर लेनी है, यानी कि ज्वाइंट कॉस्ट इस स्टेटमेंट में भी और इस स्टेटमेंट में भी दोनों जगह ज्वाइंट कॉस्ट एक जैसी ही आएगी, ठीक है, NRV के बेस पर। इसके बेस पर अगर ये लाइन ना दी होती जो मैंने अभी कहा था आपसे, ये वाली लाइन, ये वाली, तो आप अलग अलग ले सकते थे। बट ये लाइन ना दी हो क्वेश्चन में और क्वेश्चन सेम हो जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट पार्ट आप स्प्लिट ऑफ से करिए, सेकंड पॉइंट फाइनल से करिए। मगर इसमें अगर एक और पॉइंट ऐड कर दिया जाए
और उसमें कहा जाए कैन यू सजेस्ट एनी अदर मेथड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये लाइन अगर आ जाए किसी क्वेश्चन में तो आप यकीन करिए वो ये कहना चाहता है कि आप कॉस्ट को एनआरबी बेसिस पे बांटिए। फिर फर्स्ट वाला आंसर जैसे करना है मैंने बताया वैसे करिए, सेकंड वाला करिए। जब थर्ड पार्ट करेंगे जहां पे आपसे कहेगा कैन यू सजेस्ट एनी अदर मेथड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, उस केस में आपको फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ये वाली और सेकंड इस थर्ड पार्ट में दोबारा बनानी होंगी और दोनों में ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर एनआरबी पे निकालना होगा। इस पे निकालना होगा और आप मतलब ए बी सी डी ई सबकी सेल्स वैल्यू लेना स्प्लिट ऑफ वाली, एनआरबी माइनस एनआरबी के बेस पर ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करना, फिर सेल्स वैल्यू लेना फाइनल वाली और ज्वाइंट कॉस्ट एनआरबी के बेस पे माइनस करना, फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करना। स्टेटमेंट 1 में 2 में प्रॉफिट आएगा और आप देखेंगे आपको सही डिसीजन ले पाएंगे कि किसको फर्दर प्रोसेस करना है और किसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपके टीचर्स ने आपको ये क्वेश्चन सिखाए होंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा वो डिस्कस कर सकता है, उसको बता दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो और उसका मई में एग्जाम हो बेटे वो बस वहां पे अपनी मेल आईडी छोड़ सकता है या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकता है, उसको क्लास मिल जाएगी। ये सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सारे खर्चों को जोड़ना है। नंबर 1 तो अब का टोटल कर दीजिए और कह रहे हैं 7 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम 1 किलोग्राम कोयले से और 1 किलोग्राम कोयले की कीमत कितनी है, 4 रुपये 75 पैसे। 16,50,000 किलोवाट आवर्स आपने जनरेट किया है और एक एक किलो 1 किलो कोयले से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, 7 किलोवाट और एक मतलब 7 किलोवाट आवर पर केजी और रेट है इसका 4 रुपये 75 पैसे पर केजी से पर केजी कैंसिल हो गया, यानी कि हम उल्टा कर दिया मैंने। देखिए देखिए 4 रुपये 75 पैसे पर केजी रेट है, 1 केजी का इतनी कीमत है और 1 केजी में 7 किलोवाट आवर आप पावर जनरेट कर सकते हैं। केजी से केजी कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो रेट अब आएगा ये आएगा पर किलोवाट आवर और ये टोटल किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना कोयले का खर्चा आएगा। मुझे कैसे पता चला था उल्टा हो गया, उसमें ना किलोवाट आवर्स ऊपर आ रहा था, अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करता तो आंसर सही नहीं निकलता। ठीक है, और साथ में 5% और ले लीजिएगा इसका, सबको जोड़ दीजिएगा और लास्ट में 16,50,000 से डिवाइड कर दीजिएगा। आईसीआई के मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन है इस तरह के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यहाँ मटेरियल और लेबर दोनों को करना है। ये आपको दिया हुआ है एक तरीके से, आप कह लीजिए बजट दिया हुआ है क्योंकि ये एस्टिमेशन है। स्टैंडर्ड लॉस दिया हुआ है 10% टोटल इनपुट का और लेबर में 5% है। ये आइडल टाइम है, तो देखिए जब लेबर के लिए आइडल टाइम कहे तो कृपया करके एक्चुअल वाले कॉलम में लेबर का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल वर्किंग आवर्स लिखने होंगे, आइडल आवर्स लिखने होंगे और टोटल आवर्स लिखने। इस बात की इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना है आपको, YouTube के चैनल पर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन पड़ा हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिटेल में मौजूद है। ठीक है, मगर इसमें क्या मेन बात है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अगर एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बच्चा जानता है तो आराम से क्वेश्चन कर सकता है। ये आपको बजट दिया हुआ है, ये एक्चुअल दिया हुआ है, इनके बीच में एक और टेबल बना लेना रिवाइज बजट की यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड की, और क्वेश्चन कर लीजिएगा। सिंपली आपसे वेरिएंस पूछें तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो एमटीपी के अंदर है। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये सब आपकी मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्टिंग ये 800, 1000 में से 800 घटाओ 200 रुपए कंट्रीब्यूशन हो गया, पीवी रेशो 20% हो गई। ये सब आपकी फिक्स कॉस्ट है। 23 लाख को 20% से डिवाइड करना बेटा आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। 23 लाख को डिवाइड करो 20% से, 1,15,00,000 आंसर आ गया वैल्यू में, और 23 लाख को 200 से डिवाइड करो, 23 लाख को 200 से, हाँ ये यूनिट्स में आंसर आ गया।
स्टोर मैनेजर को 1% क्या दी जाए ऑन सेल्स, व्हाट वुड बी द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड वैल्यू। कह रहे आप ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 1% क्या दी जाए कमीशन सेल्स पर, 1000 का 1% बताइए बेटा कितना होता है, 10 रुपए, 10 रुपए बेटा। इससे क्या होगी, ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, और 1% है ना स्टोर मैनेजर को दी जाए, ये 860 हो जाए, 810 हो जाएगा, ये कॉस्ट हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तो वही रहेगा 1000, वेरिएबल कॉस्ट 800 की जगह 810, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 190। बोलो हाँ, पीवी रेशियो 19%। बताओ बेटा 23 लाख को जरा 19% से डिवाइड कर, 23 लाख को 19% से डिवाइड कर। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, 13। देखिए जरा, यही है ना आंसर। और 23 लाख को 190, कुछ डिफिकल्ट थोड़ी है, उसने 1% कमीशन बढ़ाने। आप ये पूछिए मैंने ये कैसे कर दिया कि वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगी, पूछिए। जो चीज पर यूनिट बढ़ती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। बोलो बेटा। फिर कह रहा है अगर फर्म डिसाइड करे क्या पे करने के लिए, कोई बात नहीं, अभी कंट्रीब्यूशन 200 रहेगा, पीवी रेशियो 20% रहेगी, 23 लाख की जगह ये 9 लाख और ऐड कर देना, इसमें 32 लाख हो जाएगा, हो जाएगा। अगर अच्छा एक और देखो, ये कर लोगे आप, ABC हो जाएगा, सिंपल। कंसीडर ब्रेक इवन पॉइंट इन ए, इसकी बात हो रही है। अगर स्टोर मैनेजर इज पेड 2% कमीशन ऑन ईच बैग सोल्ड इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ 20,000 बैग सोल्ड। कितने बैग बेचे गए थे यहाँ, ए में 11,500, कितने बैग की बात कर रहा है, कह रहा है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 11,500 तक तो प्रॉफिट होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि वो तो हमारी कॉस्ट, वहां तो फिक्स कॉस्ट ही कवर हो रही है। यानी कि 20,000 में से अगर मैं 11,500 माइनस कर दूं तो 8,500 बचता है। तो हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है वो 8,500 है, टोटल सेल इतना है, ये ब्रेक इवन सेल है, तो 8,500 पे हमारा प्रॉफिट होगा। कंट्रीब्यूशन कितना है पर बेटा, 200 रुपए, 8,500 को 200 से मल्टीप्लाई करो, 17 लाख। ये कंट्रीब्यूशन हमारा तब आता है, अच्छा ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन अब हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल में कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन सेल में कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है ना, ये सारा का सारा प्रॉफिट होगा। अगर हम ये कमीशन ना दे, मगर वो कह रहा है 2% कमीशन देनी है, 1,000 का 2% होता है 20 रुपीज, इसका मतलब ये है 11,500 के बाद जो बैग बिकेगा ना, उस पर हमें कंट्रीब्यूशन 200 रुपए का नहीं होगा, 180 रुपए का होगा, क्योंकि 2% तो हम कमीशन दे देंगे। और तो जरा बताना 8,500 इंटू में 180, 15,30,000 आंसर होगा, देख लेना आप, ठीक है मैंने बता दिया। ये बजटरी का क्वेश्चन है। ईडीएफ प्रोड्यूस करता है दो प्रोडक्ट बनाता है, स्किल्ड लेबर लगाता है और 2 तरह का मटेरियल लगाता है। बेटा ये 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी, ये इनकी सेल दी हुई है, ये इनके मटेरियल की कंजम्पशन दी हुई है, ये इनका लेबर की कितने आवर्स है वो दिया हुआ है, ये मटेरियल एक्स, ये दिया हुआ कंजम्पशन, ये किलोग्राम दिया हुआ है बेटा, ये उनका रेट दिया हुआ है। इसमें से कहता है 30 रुपए लेबर आ रहा है, ओवर टाइम प्रीमियम 75% इस पेबल, वर्कर अगर कितने घंटे से ज्यादा काम करता है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक होगा, इसको जरूर जरूर सॉल्व करना, सॉल्व ऑन रजिस्टर, 100%। जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं सब रजिस्टर पे सॉल्व करें बेटा इसको। देयर आर कितने वर्कर, 400। अब मैं सॉल्यूशन से बताऊंगा, जो हमारे पास यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं वो मुझे क्वेश्चन बताएंगे जब मुझे जरूरत होगी। टारगेट एफिशिएंसी रेशियो कितना है, टारगेट एफिशिएंसी रेशियो है प्रोडक्टिव आवर्स वर्क्ड बाय 85%, ये हमारा एफिशिएंसी रेशियो है। नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम कितना है हमारा, यानी कि आइडल टाइम 15%, ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं। देयर आर 4 6 डेज वीक, 4 सप्ताह का काम है, और हर सप्ताह में कितने दिन,
इसके बाद हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ए का, बी का, ये फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक है और ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है। फिनिश गुड वाले से निकलेगा प्रोडक्शन और सेल, रॉ मटेरियल वाले से निकलेगा कंजम्पशन और परचेज। ठीक है, ये लेबर का टाइम दिया हुआ है ये वाला, और कैलकुलेट करना है हमको क्या, मटेरियल परचेज बजट निकलेगा तब जब आपको कंजम्पशन में आप क्लोजिंग स्टॉक जोड़ें और ओपनिंग स्टॉक माइनस करें। यानी कि कंजम्पशन से पहुंचना है आपको किस पर, तो पहले बेटा आपको यहां पहुंचना है, तो ये तो पता हो, और कंजम्पशन निकलेगा प्रोडक्शन से, तो उससे पहले आपको ये पता हो, और प्रोडक्शन निकलेगा सेल से, उससे पहले ये पता हो, और साथ में किसका बजट बनाना है, क्वांटिटी और वैल्यू दोनों बतानी है। और क्वेश्चन हम सीधा सॉल्यूशन से देख रहे हैं बेटा, वैल्यूज की जरूरत होगी तो आप मेरी हेल्प करेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। देखिए वो जो हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर देखा था 15,30,000 मार्जिनल का, आ जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि आपको सबसे पहले सेल्स पता होनी चाहिए, सेल से प्रोडक्शन निकलेगा, प्रोडक्शन से कंजम्पशन, कंजम्पशन से परचेज। तो सेल्स आपको बेटा ये दी हुई थी 4,080 और 6,120, ये गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि 4 सप्ताह में 6 दिन के हिसाब से टोटल कितने दिन हो गए, तो ये सेल जो है ना आपकी 24 दिन की है ना, और आप जो स्टॉक रखते हैं वो कितने दिन के बराबर रखते हैं, 5 दिन के, इसलिए हमने 5 दिन से मल्टीप्लाई कर, सेफ्टी स्टॉक लेवल आप 5 दिन का रखते हैं, आप ऐसे समझ लें। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये माइनस कर दिया, ये जो आया ये आपकी अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्शन आ गया, और ये फिनिश गुड का स्टॉक है बेटा, है ना, प्रोडक्शन आ गया। अब आपको पता चल गया ए के इतने यूनिट बनाने, बी के इतने, तो इन्हीं को बनाने के लिए तो मटेरियल और लेबर चाहिए होगी ना आपको। मटेरियल कितने यूनिट चाहिए, 8.5 किलोग्राम एक्स का और वाई का 6, देखो बेटा 4,380 इंटू में 8.5, 4,000 इंटू 380 इंटू, ये प्रोडक्ट ए को बनाने में रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट बी को बनाने में रिक्वायरमेंट ये है। तो इससे पता चल गया कि मटेरियल एक्स की क्वांटिटी आपकी जो कंजम्पशन होगी, ये आपकी कंजम्पशन आई, ये कंजम्पशन है आपकी एक्स और वाई की। तो पहले प्रोडक्ट ए बी का हमने निकाला प्रोडक्शन, और फिर ए बी के प्रोडक्शन से हम क्या निकाल रहे हैं, कंजम्पशन। इस कंजम्पशन में हम क्लोजिंग स्टॉक जोड़ रहे हैं 24, ये टोटल कंजम्पशन है, डिवाइड बाई 24 इंटू में 10, डिवाइड बाई 24 इंटू में 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है, ये आ गया परचेज। नहीं समझे आप, ये रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये किलोग्राम में, ये रुपीज में, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन को पढ़ के समझने की जरूरत है, और फिर ये हमें पता है इतने यूनिट प्रोड्यूस होंगे ए और बी के, इतने आवर्स लगते हैं, टोटल आवर्स की रिक्वायरमेंट ये हो गई, ये रिक्वायरमेंट है 22,300, इतने लगेंगे घंटे, और हम 100% में से कितना समय खराब कर देते हैं, तो यानी कि ये जो घंटे लगे हैं ये कितने के बराबर है, 85% के बराबर। बोलो ठीक है, जरा बताना 22,338 को 85% से डिवाइड करना, तो ये मल्टीप्लाई का साइन गलत लगा हुआ है, इक्वल का साइन है, ऐसी 59,883 को 85% से डिवाइड करो, आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन बच्चों गलत लगाया हुआ है। फिर इसमें हमने नॉन प्रोडक्टिव टाइम जोड़ दिया, और 26,280 का 15%, यानी कि टोटल आवर्स इतने लगेंगे, क्योंकि ये तो इधर सुनो बेटा, सुनो सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपको लगेगा 85% जो दिया हुआ है और 15% डाउन टाउन जो दिया है, ये दोनों मिला के 100 है, ना 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 ना, 85% इज योर एफिशिएंसी, 15% आइडल टाइम है। तो हमने 22,338 कह रहे हैं प्रोडक्टिव आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, इतने घंटे की जरूरत है, इतने घंटे लगाएंगे जिसमें से मात्र काम इतने ही घंटे कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी है, और इसके अलावा इतने घंटे और खराब होगा, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम। समझ में आ गई बात क्या नहीं, ये आइडल टाइम है, ये वाला ये आइडल टाइम है, ये वर्किंग आवर्स हैं, ये टोटल आवर्स हैं जिसकी वर्कर को पेमेंट होगी। नहीं समझे आप मेरी बात, हाँ
हाँ अभी मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। टोटल ये इतने घंटे हैं, 1,11,000, ठीक है। आवर्स टू बी पेड एट नॉर्मल रेट, 4 सप्ताह का 45 इंटू में 400 वर्कर, इतने नॉर्मल रेट से पेमेंट होगी, यानी कि नॉर्मल आवर्स हैं और ये वाले हैं ओवर टाइम। इसकी नॉर्मल रेट से पेमेंट होगी, इसकी ओवर टाइम से। नॉर्मल रेट 30 रुपए है और ओवर टाइम में कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा 75%। तो 30 रुपए ये कैसे निकला पता है? 30 रुपए का 175%, ठीक है। मैं डाउन टाइम वाली बात बताता हूं। अच्छा इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन थ्योरी का है। डाउन टाइम वाली बात बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आइए, तो जरूरी है आपके लिए समझना। द टारगेट एफिशिएंसी रेशियो फॉर प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय डायरेक्ट वर्क्स इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज 85%। इसका मतलब है मैं 100 घंटे काम करता हूं, लग के खराब नहीं करता हूं, मगर उसमें से मेरे 85% ही एफिशिएंट आवर्स है, 15% मेरे प्लानिंग व्लानिंग में लग जाते हैं। आइडल नहीं है। आइडल का तो मतलब होता है हाथ पे हाथ रख के बैठना। आइडल का मतलब वो होता है, तो क्या कह रहे हैं? टारगेट एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स। तो प्रोडक्टिव आवर्स निकालने हैं ना आपको, तो जो आपके आवर्स आएंगे उसको डिवाइड करना 85% से, तो प्रोडक्टिव आवर्स आएंगे आपके, ये आपके प्रोडक्टिव आवर्स आएंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? और फिर कह रहे हैं इन एडिशन, इसके अलावा, ये वर्ड देखिए, इन एडिशन, इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इतना है, तो इसलिए उसमें 15% और जोड़ा है। समझ में आ गई बात या नहीं? फिर वो टोटल आवर्स आ गए, फिर 4 सप्ताह इंटू में 24 दिन, आई थिंक नहीं, 4 इंटू में 6 कितना बेटा, नहीं 4 सप्ताह इंटू में 45 घंटे, ये है ना 45 घंटे, इंटू में 400 वर्कर, वो आया था 72,000। टोटल आवर्स उससे ज्यादा आए थे, तो 72,000 की पेमेंट 30 रुपए के हिसाब से, और जो बाकी की पेमेंट है 30 रुपए का 175%, 52.5 उसके हिसाब से। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का। ये यूनिट बताना है आपको। यूनिट क्या होता है? फिजिकल मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज होता है, यूनिट ऑफ फिजिकल मेजर। ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर का है तो पैसेंजर किलोमीटर, गुड्स का है तो टन किलोमीटर। पावर में किलोवाट आवर्स, होटल में रूम डेज, हॉस्पिटल में बेड डेज, पेशेंट डेज भी कह सकते हैं। स्टील में टन, कोल माइनिंग में इसमें भी टन, मैट्रिक टन। प्रोफेशनल सर्विस में प्रोफेशनल आवर्स पर आवर। गैस में क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे करके क्यूबिक में जाती है गैस। इंजीनियरिंग में पर जॉब, ऑयल में गैलन। ये देख लेना बेटा। जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्या प्री रिक्विजिट हैं किसके बेटा? इंटीग्रेटेड। ये क्वेश्चन एमटीपी में भी और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, मैंने कॉस्ट थ्योरी की क्लास डाल दी है, डिटेल में क्वेश्चन आपको मिलेगा, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग वाला भी और ये भी। और क्लास अभी नहीं, काफी पुरानी डली हुई है, किसी को अगर उसका लिंक ना मिले तो मुझसे बात करिए। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन क्या अंतर होता है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो टारगेट कॉस्ट आपने रखी है, आप वो कॉस्ट अचीव कर लें, उससे ज्यादा पैसा खर्च ना होने दें। इट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। बट जो टारगेट था आपका, उस कॉस्ट को भी कम कर दें, उसे रिडक्शन कर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अभी हमने कॉस्टिंग का एमटीपी आरटीपी डाल दिया है, टेक्स्ट एमटीपी आरटीपी आने वाले दिनों में वो भी डाल देंगे, और काफ़ी सारी और भी क्लासेस होंगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। एग्जाम में अच्छा करें, ढंग से करें। और एक हमने कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं कॉस्टिंग के, वो भी वीडियो हमने डाल दिए, तो कृपया करके वो सब देख लीजिए आप। ठीक है, आपके लिए